हाय एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता क्या है? बेसिकली ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड का मतलब है ये कॉम्बिनेशन होता है दो अलग अलग सब्जेक्ट्स का। और वो दो अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन से हैं? एक है बायोलॉजी एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? बेसिकली बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होता है। और इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि बायोलॉजी ये वर्ड सुनकर हमको क्या याद आता है? ह्यूमन बॉडीज के अंदर प्रोटीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वर्ड सुनने के बाद हमको क्या याद आता है? एलिमेंट्स। बेसिकली पीरियोडिक टेबल पूरा हमारे आंखों के सामने आ जाता है, जैसे कि कोई मेटल आयंस हो कि कोई नॉन मेटल्स हो, कुछ भी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं कुछ मेटल आयंस या फिर नॉन मेटल्स एक्सेट्रा। एंड बायोलॉजी का मतलब यहाँ पर आ रहा है कि कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स ये सब कैसे काम करते हैं वो जानने का, उसके लिए उनके काम करने के लिए बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेटल्स होते हैं उनका क्या रोल होता है वो हम यहाँ पे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानने वाले हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? बेसिकली हम ये लिख सकते हैं कि हाउ द मेटल आयंस इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बॉडी और मोर अप्रोप्रिएटली the enzymes or the proteins to perform their work in human body। ये आपके लिए लिख देती हूँ। How the metal ions influences human body or more appropriately enzymes and proteins to perform their work or रोल। ओके, तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? होता है द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेटल आयंस इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉट ओनली सिर्फ कि मेटल आयंस ही जरूरी होता है, मेटल आयंस छोड़ के भी कुछ कंपोजिट्स आयन लाइक दैट मोलिब्डेट, वैनाडेट, या फिर कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल क्या होता है? नाइट्रोसिल का NO, कार्बोनिल, CO एक्सेट्रा, ये कैसे काम करते हैं वो हम यहाँ पे धीरे धीरे जानने वाले हैं। तो पहले हम अगर हमारा जैम का सिलेबस थोड़ा कंसिडर करें तो जैम के सिलेबस में हमारे पास है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है? एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। बेसिकली ये हमारे फर्स्ट लाइन में ही बोला है कि जो एलिमेंट्स हमारे बॉडी में ज़रूरी होते हैं वो कौन से होते हैं उनको हमें जानना पड़ेगा। फिर हमको जानना पड़ेगा बेसिक रिएक्शंस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड द रोल ऑफ मेटल आयंस। तो फिर मेटल आयंस का जो रोल होता है बायोलॉजिकल सिस्टम इन द सेंस जो प्रोटीन्स और जो एंजाइम्स का जो काम होता है, वहाँ पर जो मेटल आयंस है उनका बेसिक रोल क्या होता है, वो क्या करते हैं ऐसा जो वो एसेंशियल हो जाते हैं हमारी बॉडी में। स्पेशली हमें यहाँ पे 3-4 मेटल आयंस मेंशन कर दिया गया है, तो हम उनमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। वो है आयरन 2+, दैट इज फेरस आयन, आयरन 3+, फेरिक आयन, कॉपर 2+, जिंक 2+, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, पर ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये सब जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स और ट्रेस एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो थोड़ा बहुत आज हम हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास में जानने वाले हैं। मेटलोप्रोटीन्स का वर्ड ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, पर हम जानने वाले हैं कि मेटलोप्रोटीन्स होते क्या है। तो फिर हम क्या जानने वाले हैं? मेटलोप्रोटीन्स। इस पूरे वर्ड से हमको थोड़ा अंदाजा आ रहा है कि मेटलोप्रोटीन्स दोनों अलग अलग चीज़ है। एक हम मेटलो, इसको वर्ड से हम बोल सकते हैं कि कुछ मेटल ज़रूर होंगे, और प्रोटीन इस वर्ड से कुछ लग रहा है अच्छा ठीक है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसको रिलेटेड कुछ होगा शायद। तो मेटलोप्रोटीन्स होते क्या है? मेटलोप्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स दैट हैव अ मेटल आयन एज अ कोफैक्टर। मैंने क्या बोला? मेटलोप्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स that have metal ions as a cofactor। अभी हमारे पास एक नया वर्ड आ गया, वो नया वर्ड क्या है? कोफैक्टर।
अभी ये कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर है एक नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन के अंदर हमेशा ही प्रोटीन का पूरा एक ऑर्गेनिक पार्ट रहता है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन के अंदर एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट बेसिकली वो है एक मेटल पोर्शन, दैट इज कोफैक्टर। जब हम डेफिनेशन अगर बोलना चाहे तो डेफिनेशन में हम ये बोल सकते हैं कि कोफैक्टर इट इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट दैट required in a protein to be catalytically active. ओके, तो कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर इज बेसिकली अ नॉन प्रोटीन पार्ट जो प्रोटीन के अंदर होना जरूरी होता है। अगर वो प्रोटीन के अंदर वो कोफैक्टर ना हो तो फिर वो प्रोटीन काम ही नहीं करेगा। ये जो हम वर्ड लिखे हैं ना, कैटालिटिकली एक्टिव, उसको एक्टिव होने के लिए उस नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि दैट मेटल पोर्शन का होना ज़रूरी होता है। अगर वो मेटल पोर्शन ना रहेगा तो वो प्रोटीन काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी हम ये जानिए कि हमें इन मेटल और प्रोटीन्स में एक मेटल का पोर्शन होना ज़रूरी होना पड़ता है। अब ये मेटल्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हमने बहुत सारे मेटल्स देखे हैं। क्या वो सारे ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? नहीं होते हैं। इनको हम कैसे डिवाइड करते हैं? कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? कौन हमारे बॉडी में कितना अमाउंट में चाहिए, कितना रहना चाहिए, कितना हमारे लिए बेनिफिटेड होगा, वो सब हम अभी जानने वाले हैं। ओके, तो अभी हमें जानना है जो essential elements in human body. There are almost 30 elements that are essential in our body. अभी हम इन लोगों को कैटेगराइज करेंगे कि कौन से मोर एसेंशियल है, कौन से ट्रेस एलिमेंट्स है। इनको कैसे हम कैटेगराइज करते हैं? इनको बेसिकली हम कैटेगराइज करते हैं इनके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करके। मतलब हमारे बॉडी में वो मेटल आयन कितना चाहिए, मतलब एक अमाउंट होता है ना, कितना मिलीग्राम चाहिए। कोई हमारे बॉडी के अंदर शायद 5 मिलीग्राम चाहिए, कोई 100 मिलीग्राम चाहिए। इस ऐसे डिपेंड करके हम इन लोगों को डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो डिवीजन होता है, अगर फर्स्ट में हम लिखें तो फर्स्ट वन इज द बल्क एलिमेंट्स। बल्क एलिमेंट्स, और हम इसे कह सकते हैं बल्क एसेंशियल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो फिर ये वर्ड बल्क से हमको ऐसा समझ में आ रहा है कि ये हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या है? इनके एग्जाम्पल्स हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओके एंड सो ऑन। उसके बाद जो सेकंड होता है वो है ट्रेस एलिमेंट्स। ये ट्रेस एलिमेंट्स का एग्जांपल, ट्रेस एलिमेंट्स इस वर्ड से हमको क्या समझ आ रहा है कि इनका अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं होता है। मतलब बल्क एलिमेंट्स का जितना अमाउंट रहता है उससे बहुत ही कम इनका होता है, इसीलिए ये वर्ड ट्रेस यूज किया गया है। तो ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर होता है क्रोमियम, वैनेडियम, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, कॉपर। इन ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर भी हम 2 सब डिवीजन कर सकते हैं। एक सब डिवीजन ऐसा होता है जिनको हम सिर्फ लिखते हैं ट्रेस एलिमेंट्स करके, और इनको हम बोलते हैं अनदर वन जो है उसे कहते हैं अल्ट्रा ट्रेस। तो फिर ट्रेस एलिमेंट्स मतलब ये जो सारे हैं ये सारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं। मतलब एसेंशियल ट्रेस जो होता है वो है एसेंशियल ट्रेस, ये सारे एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिख लो, एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स। इनके अंदर हम 2 सब डिविजन कर रहे हैं, एक है ट्रेस एलिमेंट्स, अनदर वन इज अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। इसका मतलब अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स का अमाउंट ट्रेस एलिमेंट से भी बहुत कम होता है। तो ये सारे जो है इनको हम ये दोनों पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास है आयरन, कॉपर एंड जिंक, और जो बाकी सारे हैं अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट, दैट इज वैनेडियम, मैंगनीज, निकेल, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, क्रोमियम। ओके, अभी हमारे पास एक और डिवीजन हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको स्टार्ट देकर ही लिख रहे हैं।
वो है बेनिफिशियल एलिमेंट्स। बेनिफिशियल एलिमेंट्स, इस वर्ड से ही हमको कुछ चीज़ें ना हमको वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि ये बोलना क्या चाहते हैं। बेनिफिशियल को वर्ड का मतलब ऐसा है कि ये हमारे बॉडी में चाहिए होता है, इनका रहना ज़रूरी हो, जो एसेंशियल है उनका होना ज़रूरी होता है। बेनिफिशियल का ये हो तो बेटर है, अगर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बेनिफिट करते हैं हम लोगों को, पर कोई हार्म नहीं कर सकते। तो ऐसे एलिमेंट्स है लिथियम, वेनेडियम, टीन, टंगस्टन, ये सारे मेटल आयंस है। नॉन मेटल्स में है बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फ्लोरीन, सेलेनियम एटसेट्रा। तो ये तो हमने डिवीजन कर लिया कि कौन से एलिमेंट्स हमारे बॉडी में ज़रूरी होता है, कौन से नहीं होते हैं, कौन से हमारे बॉडी में रहने से हमको बेनिफिट होता है। ऐसे तो हमने एलिमेंट्स के बारे में जान लिया। तो अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम ऐसे नोट करके लिख सकते हैं, बहुत सारे मेटल आयंस के बारे में हमने जान लिया कि ये एसेंशियल है, ये ट्रेस एसेंशियल है, ये अल्ट्रा ट्रेस है। पर एक नोट करके हम ऐसा लिखते हैं, जब बायोलॉजिकली जो एक्टिव होते हैं उन एलिमेंट्स के अंदर से मोलिब्डेनम इज द हेवीएस्ट वन। मोलिब्डेनम which is Z is equals to 42 is the heaviest active metal ion in human body. Okay, and iodine Z is equals to 43 is the heaviest active non-metal in human body. तो फिर हमको अगर कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा एक्टिव मेटल आयन होता है, हेवीएस्ट एक्टिव मेटल आयन अगर हमसे पूछा जाए तो फिर वो होगा मोलिब्डेनम। एंड हेवीएस्ट एक्टिव नॉन मेटल आयन, नॉन मेटल, देन हमको बोलना पड़ेगा वो होगा आयोडीन। अभी हमने ये जो डिवीजन इन लोगों में किया मेटल आयंस में कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करके, इनका अमाउंट हमारे बॉडी में कितना रिक्वायर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करके हमने इन लोगों को डिवीजन किया है। ये हमको याद रखना पड़ेगा कि हमने ऐसा डिवीजन नहीं किया कि जो अर्थ का एबंडेंस, एलिमेंट्स का तो एबंडेंस अलग होता है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमने इन लोगों को डिवाइड नहीं किया है। हमने इन लोगों को डिवाइड किया है ह्यूमन बॉडी के अंदर इनको कितना रिक्वायरमेंट होता है, हमारे बॉडी के अंदर कितना रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर हम देखें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, अर्थ एबंडेंस इनका बहुत ही हाई होता है। सिलिकॉन एल्यूमिनियम का अगर हम देखें तो अर्थ में इनका एबंडेंस बहुत हाई होता है, बट इन ह्यूमन बॉडी उनका उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए उनका ह्यूमन बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट बहुत ही लो होता है। अगर हम फिर से देखना जाए तो कॉपर का एबंडेंस अर्थ में एबंडेंस कंपेरेटिवली, इसका मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से अगर हम कंपेयर करें कॉपर का एबंडेंस कम होता है। बट अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें, ह्यूमन बॉडी में इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एलिमेंट्स के बारे में जान लिया, तो अभी हमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम बोलते हैं ना कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स। अच्छा, तो ये टॉक्सिक एलिमेंट्स का मतलब टॉक्सिसिटी और फिर टॉक्सिक एलिमेंट्स, इसका कंसेप्ट क्या होता है कि हम ऐसा कुछ बोले जो एलिमेंट टॉक्सिक है वो हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह आ जाए तो फिर हम उसको टॉक्सिसिटी कहेंगे, या फिर टॉक्सिसिटी का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। तो हम टॉक्सिसिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी एक और पॉइंट करते हैं, वो है टॉक्सिसिटी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर हम अगर देखें तो जो हेवी एलिमेंट्स होते हैं, हेवियर एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के नीचे की तरफ आते हैं, जैसे कि लेड, बिस्माथ, एंटीमोनी, कैडमियम, मरकरी, इन लोगों को हम ज़्यादातर टॉक्सिक एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में किसी भी तरह से आ जाए तो उसे हम टॉक्सिक एलिमेंट्स उसे हम कह सकते हैं कि टॉक्सिसिटी जनरेट करते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर आने के बाद टॉक्सिसिटी जनरेट करते हैं।
तो टॉक्सिसिटी का एक और कॉन्सेप्ट भी होता है। हमारी बॉडी में ये जो एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट्स का एक अमाउंट रहता है कि ये हमको, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि ये हमको 10 मिलीग्राम चाहिए, कि ये हमको 2 मिलीग्राम चाहिए। तो ये जो एक अमाउंट होता है, अमाउंट रिक्वायर्ड इन ह्यूमन बॉडी, जितना हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है, अगर उससे ज़्यादा कोई भी एलिमेंट, वो एसेंशियल हो या फिर ट्रेस एलिमेंट्स हो, कुछ भी हो, अगर सपोज फॉर एग्जांपल, इसे एकदम करेक्ट मत समझना, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, अगर आयरन हमारे बॉडी में सपोज 50 मिलीग्राम्स रिक्वायरमेंट है, 50 मिलीग्राम्स आयरन हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड है। अगर मेरी बॉडी में या फिर किसी की भी बॉडी में ये 50 मिलीग्राम जहाँ पर रिक्वायर्ड है, अगर उसका अमाउंट बढ़ के 1 ग्राम हो जाता है, इसका मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा है। अगर इसका अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर हम उसको टॉक्सिसिटी बोलेंगे। जितना हमें ज़रूरी है, अगर कोई भी चीज़ उससे बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है तो उससे भी एक टॉक्सिसिटी जनरेट होता है। इसीलिए हम एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन और यहाँ पर लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन और न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो फिर हम एक कर्व अगर ड्रॉ करें तो कर्व थोड़ा, अगर यहाँ पर हमने लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट, यहाँ की तरफ अगर हम देखें तो ये कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। इस तरफ अगर हम जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को, इस ग्राफ को कंसिडर करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज वेरी लो। तो इतना एक, अगर हम समझे फॉर एग्जांपल, हम किसी भी मेटल आयन का अगर कंसिडर कर लेते हैं कि ये आयरन है, तो आयरन का कंसिडर करके हम चले तो आयरन का कंसंट्रेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आयरन का कंसंट्रेशन इतना लो होने पर भी हमारे ह्यूमन बॉडी का वर्क फंक्शन ठीक से नहीं होगा। फिर धीरे धीरे देख सकते हैं कि जितना कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है उतना इसका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ओके, एक टाइम पर आकर एक कंसंट्रेशन एक ऑप्टिमम फंक्शन पर पहुंच रहा है, इसको हम कह सकते हैं ऑप्टिमम। ओके, ऑप्टिमम। अगर हम एक रीजियन ड्रॉ कर ले, ये पोर्शन बेसिकली है जहाँ पर हमारा न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन ठीक ठाक है और उसका काम भी एकदम ठीक ठाक से हो रहा है। अगर उसके बाद अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो देख सकते हैं कि जितना और कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाता है उसका फंक्शन धीरे धीरे कमता जा रहा है। एक पॉइंट पर जब यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब भी हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी जनरेट करता है। इस ग्राफ से हम ये बोल सकते हैं कि जैसे एक न्यूट्रिएंट का और हम बोल सकते हैं कि एक मेटल आयन का कंसंट्रेशन कम होना भी हमारे बॉडी में ठीक नहीं है, हमारे बॉडी के लिए वो फ्रूटफुल नहीं है। उतना वैसे ही हम बोल सकते हैं कि उस मेटल आयन का कंसंट्रेशन जितना अमाउंट चाहिए उससे अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी हमारे बॉडी के लिए वो फ्रूटफुल नहीं होता है, वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी जनरेट करता है। इस तरफ अगर जब हम देखें तो उसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी। ये है डेफिशिएंसी, जहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत कम है, और इस पोर्शन पर अगर हम देखें तो उसका हम कहेंगे टॉक्सिसिटी। अगर बहुत कम हुआ तो उसको हम कहेंगे डेफिशिएंसी, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो उसको हम कहेंगे टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ये था हमारा टॉक्सिसिटी का कंसेप्ट। तो हमने थोड़ा बहुत मेटल आयंस के बारे में जान लिया कि मेटल आयंस कम होने से क्या होता है, ज़्यादा होने से क्या होता है, कौन कौन से हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स है, कौन कौन से ट्रेस एसेंशियल है, कौन से बेनिफिशियल है, ये सारे हमने जान लिए। तो अब तो हमने अभी तक ये सब जाने कि कौन से वो एलिमेंट्स होते हैं। तो अभी उन एलिमेंट्स का जो हमारे बॉडी में बायोलॉजिकली एक्टिव है उनका फंक्शन क्या होता है, अभी हम थोड़ा उसको जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है। तो फर्स्ट में हमारे पास है सोडियम एंड पोटेशियम। तो फर्स्ट हमारे पास है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आयन का क्या काम होता है, ये रहते कहाँ पर है, इनका फंक्शन कैसा होता है,
वो हम यहाँ पर एक चार्ट में हम जान लेंगे अभी थोड़े टाइम के लिए कि ये कैसा होता है, क्या क्या काम करते हैं, इनका क्या काम होता है। इनको डिटेल्स में हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सोडियम एंड पोटेशियम होता है इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा और इंट्रा सेल्यूलर कैटायंस। इसका मतलब ये हमारे सेल के अंदर रहते हैं। अदर सोडियम एंड पोटेशियम आयंस जो है हमारे सेल के अंदर भी रहते हैं, सेल के बाहर भी रहते हैं। ये क्या मेंटेन करते हैं? ये मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, सिग्नलिंग क्या होता है? सिग्नलिंग इज बेसिकली द इम्पल्स क्रिएशन एंड इट्स ट्रांसमिशन। ये जो न्यूरो ट्रांसमिशन होता है ना, एक न्यूरॉन से हमारा जो सिग्नल्स अगले न्यूरॉन तक जो पास होते हैं, उनमें एक मेजर रोल प्ले करते हैं, वो है सोडियम एंड पोटेशियम आयन। ओके, हम इनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हमारे अगली क्लासेस में। ओके, सो द सेकेंड वन इज द मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन का जो एसेंशियल रोल होता है वो है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल रिंग होता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम एक्टिव मेटल आयन की तरह प्रेजेंट होता है। और भी इसके कुछ अलग अलग रोल होते हैं, वो है एटीपी हाइड्रोलिसिस में ये हमको ज़रूरी होता है। फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन के लिए मैग्नीशियम आयन का हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। कैल्शियम का जो मेन रोल होता है वो हमारे एंडोस्केलेटन का, जो ह्यूमन एंडोस्केलेटन होता है, ह्यूमन एंडोस्केलेटन का मेन पार्ट जो होता है वो कैल्शियम होता है। जैसे कि बोन्स और टीथ के एनामल एक्सेट्रा, इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा भी ये मसल कंट्रक्शन और न्यूरो ट्रांसमिशन और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए भी हमारे बॉडी में होना ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है आयरन। आयरन हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है आयरन का हमारे बॉडी में प्रेजेंट होना। दैट इज़ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हम बोल सकते हैं और ऑक्सीजन अपटेक भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि ये ऑक्सीजन को कहाँ एक जगह से और एक जगह तक कैरी करता है। जहाँ पे हमारे बॉडी में ज़रूरी होता है वहाँ से लेकर किसी और जगह पे ये ऑक्सीजन को, जैसे कि हीमोग्लोबिन में ये हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मायोग्लोबिन इज बेसिकली ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन, वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। पर उसमें भी मायोग्लोबिन में भी आयरन का होना ज़रूरी होता है। हीम इराइथ्रिन, बेसिकली इन लोगों को हमने एक जगह, ये बेसिकली आइदर ऑक्सीजन को कैरी करते हैं या फिर ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। दैट इज़ वाई हमने इन लोगों को ऑक्सीजन अपटेक प्रोटीन के नाम से एक जगह पर कंबाइन किया हुआ है। इसको छोड़ के भी आयरन हमारे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन्स होते हैं, उनमें भी रहते हैं, जैसे कि आयरन सल्फर प्रोटीन और साइटोक्रोम्स। आयरन कुछ मेटल स्टोरेज प्रोटीन्स भी होते हैं जिनमें आयरन रहता है, जैसे कि फेरिट्रिन, ट्रांसफेरिन। अभी उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बोले, फिर ट्रेस एसेंशियल एलिमेंट दैट इज कॉपर। कॉपर के अंदर हम देख सकते हैं कि कॉपर भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में एक रोल प्ले करता है, बट नॉट इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड्स ओनली ऑन आयरन मेटल आयन। कॉपर बेसिकली जो मेरीन क्रिएचर्स होते हैं उनके लिए कॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में मेजर रोल प्ले करता है। दैट इज इन हीमोसाइनिन, इट इज प्रेजेंट इन हीमोसाइनिन। या फिर मेटल स्टोरेज प्रोटीन्स हो सकते हैं, जैसे कि सेलुलोप्लाज्मिन। और एक फंक्शन होता है जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन, दैट इज प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन को हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस पढ़ने के टाइम पर। सेलुलोप्लाज्मिन इज अ स्टोरेज प्रोटीन एंड कुछ अदर एंजाइम्स भी होते हैं जिनमें कॉपर प्रेजेंट है, दैट इज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस। ये सब हम धीरे धीरे जानेंगे। उसके बाद आता है जिंक। जिंक भी एक ट्रेस एसेंशियल एलिमेंट है। तो जिंक का क्या रोल होता है? जिंक का जो बेसिक रोल होता है, जिंक हमारे बॉडी में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की तरह रहता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के अंदर जो पार्ट्स है वो है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत सारे होते हैं, उनमें जो मेन हमारे फोकस होगा वो होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अगर हम हमारे जैम के सिलेबस में भी देखें तो उन्होंने भी मेंशन किया है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो फिर हमारा भी मेन फोकस रहेगा पहले हीमोग्लोबिन, फिर मायोग्लोबिन, उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और बाकी सबको हम धीरे धीरे जानेंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस भी हम पढ़ेंगे
और सारे जो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट हमारा मेन फोकस रहेगा, पहले हम कंप्लीट करेंगे हीमोग्लोबिन को, उसके बाद मायोग्लोबिन, उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेट। ठीक है, तो हम क्या जान रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे जिंक के बारे में। तो जिंक में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बेसिकली वो हाइड्रोलिसिस का जो काम होता है उनको उन एंजाइम्स के एक्टिव साइट में जिंक प्रेजेंट होता है, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस एंड सम डिहाइड्रोजनस एंजाइम में भी जिंक प्रेजेंट होता है। अभी उसके बाद जो एलिमेंट है वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट भी हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली ये हमारे एक्टिव साइट में रहता है। किस चीज़ का एक्टिव साइट में, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो कोएंजाइम्स होते हैं उसमें एक्टिव रोल प्ले करता है कोबाल्ट। और कुछ सिंथेस एंजाइम्स है जिनमें भी वो कोबाल्ट एक्टिव रोल प्ले करता है। ये जो सिंथेस वर्ड है, इस सिंथेस वर्ड इज बेसिकली अ सिंप्लीफाइड वर्ड, और जो हम बोल सकते हैं कि सिंथेसिस इसका मतलब होता है कुछ भी सिंथेसिस हो रहा है, उस सिंथेसिस के लिए शायद कुछ एंजाइम हमें ज़रूरी होता है। यहाँ पे सिंथेस हम बहुत चीज़ों के साथ ही सिंथेस या फिर डिस्म्यूटेज ऐसे वर्ड्स हम साथ में लगे हुए देखेंगे। इसका मेन मतलब होता है ये कुछ सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम ज़रूरी होता है, कुछ भी सिंथेसिस हमारे बॉडी में अगर हो रहा हो तो उस सिंथेसिस में जो एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं उन एंजाइम्स में ये एक्टिव साइट पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो है निकेल। निकेल है बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये भी हमारे हाइड्रोलिसिस में, जो सारे हाइड्रोलिसिस हमारे बॉडी में होते हैं उनमें उन एंजाइम्स में एक्टिव साइट पर प्रेजेंट होता है। दैट इज एग्जांपल हमने देखे हैं यूरिएज, हाइड्रोजिनेज एटसेट्रा। उसके बाद है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का जो मेजर रोल होता है वो होता है इन नाइट्रोजनस। ये नाइट्रोजनस में प्रेजेंट होता है। इन नाइट्रोजनस ये कैसे काम करते हैं वो हम अगले क्लासेस में देखेंगे। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन बेसिकली प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज फ्लोरोपेटाइट। फ्लोरोपेटाइट इन डेंटल एलिमेंट। अगर हम हमारे टूथपेस्ट में देखें ना तो वहाँ पे जैसा लिखा होता है फ्लोराइड कंटेंट, जो उनका हम जो कंटेंट्स ऐसा दिखते हैं। कोई भी हमारे घर में जो भी टूथपेस्ट प्रेजेंट होंगे तो उनको उठा के तुम देख लो, वहाँ पे लिखा होगा कि ये इसमें फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। फ्लोराइड हमारे डेंटल एनामेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद होता है आयोडीन। आयोडीन हमारे बॉडी में ज़रूरी होता है थायरॉक्सिन हार्मोन में। मतलब थायराइड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनमें आयोडीन हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ थे जो एसेंशियल मेटल आयंस थे जिनके फंक्शंस के बारे में हमें थोड़ा अगर नॉलेज हो तो वो अच्छा रहता है। यहाँ पे हमारे जेम के सिलेबस के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे लिए आयरन एंड जिंक वही हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। दैट इज़ फॉर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर भी आयरन प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन के अंदर भी आयरन ही प्रेजेंट है, एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के अंदर हमारा जिंक प्रेजेंट है। अगर हम इस बायोलॉजिकल सिस्टम में मेटल आयंस का रोल ऐसा देखें तो यहाँ पे लिखा है फेरस एंड फेरिक एंड कॉपर 2+ एंड जिंक 2+। तो फेरस एंड फेरिक तो हमारे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर आ जाते हैं, जिंक हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स में आ जाएगा। कॉपर को अगर हम देखें तो कॉपर बेसिकली हमारे प्रेजेंट किन चीज़ों में होता है, हीमोसायनिन दैट इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, और सेलुलोप्लाज्मिन मेटल स्टोरेज प्रोटीन, एंड प्लास्टोसायनिन दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन। प्लास्टोसायनिन का ज़रूरत हमें पड़ेगा फोटोसिंथेसिस के वहाँ। सेलुलोप्लाज्मिन एक अलग प्रोटीन होता है, वो हम देखेंगे। और हीमोसायनिन हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे O2 अपटेक प्रोटीन्स। तो फिर अगले क्लासेस में जब हम O2 अपटेक प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम किन किन चीज़ों के बारे में बोलेंगे। फर्स्ट होगा हीमोग्लोबिन, उसके बाद होगा मायोग्लोबिन, फिर हीम इराइथ्रिन, एंड लास्टली हम O2 अपटेक प्रोटीन्स के अंदर ही पढ़ लेंगे हीमोसायनिन को भी। ओके, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। हम अगले क्लासेस में मिलेंगे। थैंक यू।